हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्रैश कोर्स होने वाला है ना, जो आपका उम्मीद बैच में मास्टर कोर्स में आज है प्यारे बच्चों क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 3। यानी हम लोग आज यहाँ पे देखिए डे 3 में क्या पढ़ने वाले, फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए चैप्टर वैद्युत धारा, जो आपकी परीक्षा में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? एक बार आ जाइए लाइव और एक बार आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है। एक बार बता दीजिए सभी स्टूडेंट की सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे और बताएंगे कि सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं है। और यहाँ पे हम ये क्लास को शुरू करेंगे। देखिए जिनका भी तैयारी नहीं हुआ है ना उनके लिए ये अंतिम प्रहार होने वाले, यानी जिनका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है वो प्यार बच्चों ये 45 दिन का मास्टर कोर्स कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए ना भरपूर प्यार बच्चों हेल्प मिलने वाला है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा 80% प्यार बच्चों जो क्वेश्चन रहेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में वो इसी में से रहेगा, ये हमारा 100% गारंटी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और फिजिक्स के चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और प्यारे बच्चों आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही सब क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, वही सब क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी शेयर करके और आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितना जल्दी हो सके आप लोग क्या कीजिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, एक एक टॉपिक को समझाएंगे, हम अपना 100% देंगे जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग क्या कीजिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके और यहाँ पे क्या कीजिए प्यारे बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो प्यारे बच्चों आपको लाइक कर देना है और सुबह में 5 बजे, अगर तैयारी नहीं हुआ है सुबह में उठिए और 5 बजे आप अपना क्लास ये जरूर कीजिए, क्योंकि यही एक प्यारे बच्चों चांस है कि आप शुरू से लेकर अंतिम तक मात्र 40 दिनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों एक बात बताना चाहते हैं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों कॉल करके मैसेज करके आप लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और पेड ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, क्रैश कोर्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पे कॉल करके ना क्रैश कोर्स पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा ना, तो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए एक बार सभी बच्चे जितने भी हैं प्यारे बच्चों, ये अंतिम क्रैश कोर्स है। डे कितना है प्यारे बच्चों आपका 3 है और डे 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि डे 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, वैद्युत धारा पढ़ने वाले। तो आप लोग रेडी हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद से आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और आपसे रिजल्ट भी मिलेगा, आपसे रिजल्ट भी मिलेगा। आप लोग प्यारे बच्चों रिजल्ट भी डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए हम एक बार सभी बच्चे बता दीजिए हमसे एक बार कि क्लास को हम शुरू करें कि नहीं। एक बार बता दीजिए कि क्लास को सर जी शुरू कर दीजिए, सभी स्टूडेंट बता दीजिए, जितने सारे स्टूडेंट एक बार बता दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव भी करना है, अभी जल्दी जल्दी बताइए। सभी स्टूडेंट बता दीजिए कि क्लास को शुरू करें। तो चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास को शुरू करें और ऐसे ही प्यार बना के रखना है और हम भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो सभी बच्चे आ जाइए, हम यहाँ पे क्या करते हैं क्लास को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैद्युत धारा क्या होता है। बाबू ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विद्युत धारा क्या है। तो प्यारे हमको तो ये समझना पड़ेगा कि विद्युत धारा क्या है और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जो शाम का होता है क्लास उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव की तरह ही कराते हैं। और प्यारे बच्चों जो सेंसेशनल टॉपिक होता है, जो आपको समझना है कि समझा के पढ़ाना है, उसको हम सुबह में ही कराते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या 1 है। अब यहाँ पे पूछा गया कि वैद्युत धारा क्या होता है। प्यारे बच्चों वैद्युत धारा क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। वैद्युत धारा को हम लोग किससे, करंट को प्यारे बच्चों किससे, आई से सूचित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आई बराबर किसके होता है, तो प्यारे बच्चों क्यू। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। क्यू का मतलब 4 बटा क्या प्यारे बच्चों, टाइम। इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्यू बटा यहाँ पे देखिए टी से आपको क्या पता चल रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि किसी चालक में, यानी किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग चालक का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं।
तो ये बात आपको समझना है प्यारे बच्चों को, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। यानी वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वैद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। और यहाँ देखिए क्या, आवेश में प्रवाह की प्यारे बच्चों दर को, यानी आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो Q से। और बटा का मतलब, दर का मतलब क्या होता है? बटा। और इसी में प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चालक का प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया कि नहीं? ये आपको याद हो गया कि नहीं कि I बराबर क्या होता है? Q बटा T। यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आवेश में, यानी Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या? आवेश में प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कितना समय में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, ध्यान रखना है यही कि कितना समय में प्यारे बच्चों कितना, यानी आवेश के प्रवाह की दर को, यानी आवेश का प्रवाह कितने समय में हो रहा है, यानी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अभी बताए हैं कि वैद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो वहीं तो प्यारे बच्चे बात तो वही है कि आवेश की प्रवाह, यानी आवेश कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि आवेश कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो समान आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैद्युत धारा का समीकरण लिखिए, वैद्युत धारा क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये क्या होता है? वैद्युत धारा बराबर होता है कि आवेश में प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा करें। यानी कितने समय में कितना आवेश आपका प्रवाहित हो रहा है, कितने समय में, टी मतलब क्या? समय। कितने समय में आपका कितना क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसी हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं? हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आ गया ना प्यारे बच्चों? जितना हम आपको अच्छे से समझा देंगे ना, आपको कोई नहीं समझाएगा उतना आसान लैंग्वेज में। तो प्यारे बच्चों देखिए, समझाने की बात रहा तो समझा तो हम हर क्लास में सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल नहीं समझाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव की तरह ही सॉल्व कराएंगे, बाकी सब्जेक्टिव को आपको डीपली समझाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है? मेहनत करना है और आप लोग समझते चलिए। मान लीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यहाँ देखिए, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड, अथवा यहाँ देखिए इसे एम्पियर भी कहते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक आप ऐसे याद करते हैं कि वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कई जगहों पे ऑब्जेक्टिव में ये देता है कि वैद्युत धारा का मात्रक, चलिए ढक लिए इसको, क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। एक तो एम्पियर होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा प्यारे बच्चों चलिए ढक लिए। तो प्यारे अभी आपको बताना है क्या होता है? कूलम बटा सेकेंड होता है। कूलम बटा सेकेंड प्यारे बच्चों क्या होता है? कूलम बटा सेकेंड होता है। तो ये भी प्यारे बच्चों किसका होता है? तो वैद्युत धारा का होता है। तो प्यारे वैद्युत धारा, अगर आपसे पूछते कि वैद्युत धारा क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिए आवेश में प्रवाह की दर को, यहाँ देखिए आवेश में प्रवाह की दर, यानी कितने समय में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। प्यारे इतना आसान यहाँ पे आपको कोई नहीं समझाने वाला है, तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपके लिए क्रैश कोर्स है, 100% आपको समझ में आने वाला है। चलिए, धारा घनत्व तो क्या होता है? करंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन देखिएगा ना तो 2 से 3 बार आया हुआ है। जल्दीबाजी में लिखे है ना तो मेंशन नहीं कर पाएंगे कौन प्रश्न कितनी बार पूछा गया। तो यहाँ पे प्यारे ध्यान रखिएगा कि धारा घनत्व तो क्या होता है? धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, क्या? धारा घनत्व यानी घनत्व यानी क्या प्यारे बच्चों की धारा कितने मात्रा में बह रही है, धारा का घनत्व कितना है, कितना मात्रा में धारा हमारी प्रवाहित हो रही है, उसी को कहेंगे धारा घनत्व। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं आपको। देखिए, किसी एकांक अनुप्रस्थ, यहाँ देखिए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को, अनुप्रस्थ मतलब क्या हो गया? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या हो गया? मान लीजिए ये प्यारे बच्चों एक चालक है, इसमें कितना प्यारे बच्चों इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा? इसका कितने मात्रा में हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इसको अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि किसी एकांक प्रति क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ देखिए अनुप्रस्थ काट प्रति छेद के क्षेत्रफल से, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? धारा घनत्व को हम लोग किससे? जे से सूचित करते हैं। यहाँ पे याद रखिए धारा घनत्व को प्यारे जे से सूचित करते हैं। और धारा घनत्व हमारा क्या होता है? हम आपको फॉर्मूला से बता देंगे ना, फट से याद हो जाएगा। जे इक्वल टू क्या हो रहा है? आई बटा ए होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? धारा घनत्व का ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और सूत्र के माध्यम से याद करा देंगे कि आपको डिफिनीशन नहीं रटना पड़ेगा मेरे प्यारे। जैसे आपको वैद्युत धारा का डिफिनेशन याद करा दिए, आज सभी का डिफिनेशन हाथों हाथ याद कराएंगे।
देखिए क्या होता है एकांक आवेश में, यानी क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, आई का मतलब क्या होता है वैद्युत धारा, ए का मतलब क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए को क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जे किसे, तो धारा घनत्व कहते हैं। समझिएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आपको प्यारे हम पे विश्वास है। बोलते हैं ना कि सिर्फ सर जी टिक मारते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बोले कि सर जी टिक मारते हैं, बाबू कुछ नहीं है ऐसा, समझने का फेर है, आप लोग समझ जाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, जे क्या होता है धारा घनत्व होता है, और यहाँ देखिए जे को हम धारा घनत्व को किससे सूचित करते हैं, जे से, और ये बराबर कितने होता है, किसके होता है, तो यहाँ देखिए आई बटा ए के, यानी आई किसे कहते हैं, तो धारा का प्रवाह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा को हम लोग आई के, आई प्यारे बच्चों क्या होता है वैद्युत धारा, आपको अभी समझाएं, आई को आई से किससे सूचित किया जाता है, वैद्युत धारा से सूचित किया जाता है, यानी वैद्युत धारा को आई से, इलेक्ट्रिकल करंट को आई से सूचित करते हैं। यानी इसका डिफिनेशन क्या बनेगा धारा घनत्व का, बस आपको प्यारे यही याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा, डिफिनेशन आप खुद बना दीजिएगा कि प्यारे बच्चों एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को अनुप्रस्थ, यहाँ देखिए एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को, यहाँ पे क्या होता है, ए क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रवाहित धारा यानी क्या इलेक्ट्रिकल करंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व कहते हैं। याद हुआ कि नहीं, कसम से बताइएगा प्यारे बच्चों, ये याद हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा यानी इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, धारा घनत्व कहेंगे। तो प्यारे बच्चों आया समझ में, तो एक बार ताली मार दीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए यह जो होता है, ये तो समझा दिया आपको कि धारा घनत्व क्या होता है। यह जो होता है प्यारे बच्चों धारा घनत्व, ऑब्जेक्टिव की बारी है कि धारा घनत्व पूछेगा कि क्या है, तो धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी जो होता है वो हमारा सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो धारा घनत्व होगा प्यारे बच्चों, यह एक सदिश राशि है तथा इसकी जो धारा की दिशा होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, यहाँ देखिए इसकी जो दिशा होती है धारा की दिशा में ही होती है, जो जहाँ पे करंट रहेगा उसी दिशा में कितनी मात्रा में धारा प्रवाह हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों धारा घनत्व। इसको यहाँ देखिए हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि इसको जे से सूचित किया जाता है, और यहाँ आप देख लीजिए जे इक्वल टू क्या होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि धारा घनत्व क्या होता है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों धारा घनत्व कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब विमीय सूत्र पूछता है आपके एग्जाम में कि धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा प्यारे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या होता है प्यारे बच्चों, एम के पावर 0 यानी कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है एल इनवर्स यानी एल के पावर -2 और ए के पावर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल के पावर -2 और प्यारे बच्चों क्या होता है ए के पावर 1 होता है, और यही हमारा होता है धारा घनत्व का डायमेंशन। तो प्यारे ये याद रहेगा कि नहीं, एक बार बताइए तो याद रहेगा प्यारे, सही से बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि वैद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। और यहाँ पे डीपली आप लोग बोलते हैं ना सर जी इतना बढ़िया से समझा देंगे ना कि बड़े बड़े आपको नहीं समझा पाएंगे। सही बताइएगा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो आज कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर जी आप वाकई में सही बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए आप देखिए 2 डिफिनेशन बताए हैं आपको सूत्र से, वो आप कर लेंगे कि नहीं, यहाँ आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत सेल क्या होता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यानी केमिकल एनर्जी को क्या करेगा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा कन्वर्ट करेगा। देखिए केमिकल एनर्जी को क्या करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। प्यारे कहने का मतलब है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसा ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जो क्या करता है डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत सेल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। देखिए बहुत बढ़िया। तथा परिपथ में आवेश को क्या कहता है, प्रवाह को क्या करता है निरंतर बनाए रखता है, एक समान क्या करेगा ये बनाए रखता है, कौन, तो प्यारे बच्चों वैद्युत सेल। परिपथ में यहाँ पे याद रखिए, परिपथ में आवेश की प्रवाह को क्या करेगा ये निरंतर बनाए रखेगा, इसी को कहते हैं वैद्युत सेल। यहाँ पे आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे देख लीजिए इसमें धातु की 2 छड़ें लगी होती हैं, इसमें धातु की 2 छड़ें लगी होती हैं, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला आ जाएगी सेल का विद्युत वाहक बल। अब आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे मापा जाता है, एक बार बता दीजिए। तो सेल का ईएमएफ किससे मापा जाता है, फटाफट यहाँ पे आंसर लगाइए।
प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना क्रैश कोर्स में, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, आपके 100% दिमाग में रहेगा ये बात। यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट कि प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सेल का ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे मापा जाता है? फटाफट बताइए, बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट कीजिए। सेल का ईएमएफ मापा जाता है, फटाफट बता दीजिए। चलिए यहां देख लीजिए, आइए क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलिए ये तो आप लोग कमेंट करके बताना है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल आखिर किसे कहा जाता है। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए समझिएगा मेरे प्यारों, यहाँ पे एक बार फिर से कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित में सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा, यानी एकांक परिपथ में अगर हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं तो सेल द्वारा यानी बैटरी द्वारा प्यारे बच्चों जो सेल है उसके द्वारा जितना ऊर्जा दिया जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे? तो यहाँ देखिए सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि सेल का ईएमएफ कहा जाता है। यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। इसे प्यारे बच्चों किससे सूचित किया जाता है? ई से प्रदर्शित करते हैं। किसको? सेल का विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कोई परिपथ है उसमें धारा का प्रवाह क्या है? क्यू है। समझिएगा, अगर कोई परिपथ में उसमें धारा का प्रवाह क्यू है तो यहाँ पे प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर डब्ल्यू कार्य कितना है? अगर प्यारे बच्चों परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है और सेल में प्यारे बच्चों दिया गया ऊर्जा आपका क्या है? डब्ल्यू है, तो ये कितने के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा। समझिएगा, फिर से देखिए, अब फिर से एक फॉर्मूला आ गया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो डब्ल्यू बटा क्यू। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। यानी क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा ऊर्जा दिया गया विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है? इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू होता है। ये आपको प्यारे याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला आ जाइए कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग। देखिएगा तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हम आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। कैसे समझाएंगे आपको ये याद रखना है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है। पहले तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो सतत टकरों के बीच औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। मान लीजिए कि एक चालक है, समझिएगा मेरे प्यारे लाल, यहाँ पे आपको समझाने के लिए एकदम बेताब बैठे हैं कि जितना मेरा कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है ना, सब के सब स्टूडेंट एकदम समझ जाएं और सर का नाम लेके हाँ सर भी क्या समझाते हैं कि हमको पूरा समझ में आता है। और क्रैश कोर्स ये क्या है? फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोग प्यारे बच्चों विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और इसका प्यारे बच्चों पूरा डीपली अध्ययन करवा रहे हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और प्यारे इसका साथ में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ये थोड़ा क्लास लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर भी क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मात्र 299 में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो सतत टक्कर, यानी देखिए मान लीजिए कि एक कमरे में बहुत सारी गेंदे, इस कमरे में हम जिसमें पढ़ा रहे 1000 गेंदे कर देंगे तो 1000 गेंदों को एक साथ फेंक दिया जाएगा तो एक दूसरे से टकरा के अपना वेग चुन लेगा। क्या करेगा? एक कमरे में मान लीजिए इतना बड़ा आप कमरा बना दिए, उसमें एक बार 10 गो गेंद फेंकिएगा तो वो 10 गेंद क्या करेगा? आपस में टकरा के अपना वेग चुनेगा ना, अपना वेग यानी कि अपना रास्ता चुनेगा ना। दो गेंदों को टकराइएगा और टकरा के फिर अपना रास्ता चुनता है कि नहीं? चुनेगा ना। दो गेंदों को प्यारे बच्चों अगर आप लोग टकराइएगा तो वो क्या करेगा? अपना रास्ता चुन लेगा। उसी रास्ते को यानी उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, यानी अपने मन से चुना गया वेग, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों कि अनुगमन वेग और अपवाहन वेग, अपवाहन वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो सतत टकरों के बीच जो वेग उत्पन्न होता है, जो वेग या जो औसत वेग उत्पन्न होता है, यानी जो औसत वेग होता है उसी को हम लोग अपवाहन वेग प्यारे बच्चों या
प्यारे बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? चलिए यहाँ आप देखिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरे प्यारे? ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा ये सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे कभी माइनस चार्ज होता है। तो ये प्यारे बच्चों एक दूसरे से टकरा के क्या अपना वेग चुन ले रहा है, ये टकराएगा इससे, ये इससे टकराएगा तो ये अपना रास्ता चुन लेगा, ये अपना रास्ता। तो प्यारे बच्चों उसी को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो देखिए अनुगमन वेग आखिर क्या होता है? अब समझिए कि जब किसी चालक के, समझ लीजिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है। अब ये चालक है, समझ लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि जब प्यारे बच्चों इसमें कोई भी हम लोग बैटरीज नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं दे रहे, तो ये इधर उधर भाग रहा है। देखिए इधर उधर भाग रहा है, इसका जो प्रवाह है प्यारे बच्चों, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, आपस में लड़के क्या कर रहे हैं? भागने लग रहे हैं, कोई इधर उधर इधर उधर। लेकिन जब इसमें हम लोग वैद्युत धारा का प्रवाह देंगे, जब इसे हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे, तो समझिएगा क्या होगा। यहाँ पे आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि देखिए कि यहाँ पे देखिए जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया, जब ये चालक है, चालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब यहाँ पे देख लीजिए चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होता है। इस विभवांतर के कारण तार के भीतर एक विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब? तो जब प्यारे बच्चों चालक के सिरों पे क्या करते हैं? वैद्युत धारा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होगा तो इस विभवांतर के कारण भीतर में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है। ये जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन पे बल लगाएगा। और यहाँ आप देख लीजिए इसी बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की तार की लंबाई की दिशा या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उच्च विभव वाले सिरों की ओर यहाँ देखिए सूक्ष्म नियत वेग से क्या कहते हैं? गति करते हैं। इसी को हम लोग अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी कहते हैं। यानी जैसे इस पे धारा का प्रवाह दीजिएगा तो ये इधर उधर भाग रहा था ना इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? अपना ये रास्ता चुन लेगा। यानी क्या करेगा? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ था कि यहाँ देखिए कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की तार की लंबाई की दिशा या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत उच्च विभव वाले सिरे की ओर से यहाँ पे क्या करेंगे? एक सूक्ष्म नियत वेग से क्या करेंगे? अनुगमन, यहाँ पे क्या करेंगे? गतिमान हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करेंगे? दो यहाँ पे देखिए चार है, यहाँ पे देखिए दो तार हैं, यानी दो चालक तार हैं। दोनों चालक तार में यहाँ पे 10 वोल्ट का विभवांतर है और इसमें क्या है? 5 वोल्ट का विभवांतर है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेंगे? एक समान गति में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अपना नियत वेग से अपोहन यानी अनुगमन करेंगे। तो जैसे इसमें करंट दीजिएगा क्या करेंगे? एक दिशा में ये चलने लगेंगे। एक दिशा में क्या करेंगे? उच्च से क्या करेंगे? निम्न की ओर भागने लगेंगे। एक ही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं? जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या करे? चालक का इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक ही दिशा में जा रहा होगा। जैसे इसमें हम लोग धारा का प्रवाह दिए, क्या कर रहे हैं? अपना प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं? उच्च, यहाँ आप देख लीजिए क्या लिखा है, कहाँ पे है? उच्च सिरों वाले विभव की ओर से यहाँ देखिए एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम लोग अपवाहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है हमको पूरा 100%। समझ में आ गया? चलिए इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है तो हम आपको इसको समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे, आपको बताते चलना है समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि ओम का नियम क्या है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओम का नियम क्या है, इसको समझाएं। ओम का नियम क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए एक मिनट, इतना सुबह सुबह कौन याद किया जी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉक्टर, यहाँ देखिए जर्मन वैज्ञानिक कौन? जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में किसी चालक के सिरों के लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित यहाँ देखिए धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया, जिसका नाम है ओम का नियम। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये तो थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था ओम के नियम के बारे में कि इसको जॉर्ज साइमन ओम 1826 में दो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए किया था। किसके लिए? दो चालक तार के बीच का विभवांतर में प्रवाहित धारा के संबंध को दर्शाया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हम आपको समझाते हैं
कि इस ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है, तो किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। यदि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई हो, तो यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, भी समानुपाती होता है ए। भी समानुपाती प्यारे बच्चे क्या होते हैं, सॉरी आई हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे समझिएगा। यदि किसी चालक, यहाँ देखिए, यदि किसी चालक यहाँ देखिए पर लगाया गया विभवांतर भी हो और यहाँ देखिए प्रवाहित विद्युत धारा आई हो, तो ये क्या बच्चों क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार होता है भी समानुपाती। भी है समानुपाती हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा प्यारे बच्चों, समानुपाती हटता है, इक्वल टू का चिन्ह आता है, एक कांस्टेंट लगा देंगे, जहाँ पे हम लोग आर कांस्टेंट लगाएंगे, आ रही है तो आई, यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, ये ओम का नियम बन जाता है, भी इक्वल टू आर आई। यही हमारा क्या है, ओम का नियम। यानी कहने का मतलब किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ये चालक है, इसके सिरों पे लगाया गया विभवांतर, ये एक चालक है और ये चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर ये हमारा क्या होगा, ये प्यारे बच्चों इस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसमें प्रवाहित धारा की ये क्या होती है, समानुपाती होती है। ऐसे ही हम लोग ओम का नियम बोलते हैं। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो अगर किसी यहाँ देखिए चालक में विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समान, बस यही याद रखना है कि यहाँ देखिए इनके अनुसार क्या होता है, किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर भी, किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर भी और ये समानुपाती क्या होता है, प्रवाहित विद्युत धारा आई के, तो भी हमारा ऐसे रहेगा, समानुपाती हटेगा, इक्वल टू होगा, कांस्टेंट लगाएंगे आर और आई है तो आई भी इक्वल टू आर आई। यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो ये आपको प्यारे याद कर लेना है, यही हमारा ओम का नियम होता है। तो चलिए यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, फटाफट से देखते चलते हैं, फटाफट यहाँ पे आप लोग आंसर लगाते चलिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जिसको हम समझा रहे हैं, तो आप लोग समझते चलिए। अगला आ जाएगी प्रतिरोध क्या है। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध क्या होता है, तो जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल दे, यानी विद्युत के प्रवाह के रोकता है, जो रोकेगा उसे प्रतिरोध कहेंगे। जो विद्युत धारा के प्रवाह में अड़चन डाले, रोके, जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ही हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जलन हो रहा है कि ये कहाँ से आ गया, कि ऐसे पढ़ा भी रहा है अच्छे से और बच्चे इसके पास पढ़ भी रहे हैं, तो कैसे अड़चन डालें। तो यही होता है, यानी क्या कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कोई भी चालक तार हो, जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, कुछ बाधाएं आती हैं। आप भी सक्सेस होइएगा ना, तो उसमें आप में को बाधा जरूर आएगा। आपका घर बनेगा ना, तो आपके घर के आसपास का जितना भी होगा ना, वो बाधा जरूर डालेगा कि कैसे इसका घर बन रहा है। यानी वही बात होता है, कैसे ये पढ़ रहा है। आप पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको देख के चलेंगे, बाप रे बाप फलानवा का लड़का ऑनलाइन पढ़ता, बाप रे बाप ऑनलाइन पढ़ेला, हई करेला, बुझाता कि ये कलेक्टरे बन जाई, ये बन जाई, हवे बन जाई, तो बनी ना, पढ़ता तो बनबे करी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिरोध क्या होता है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के तार में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पे विद्युत धारा से चलने की दिशा में क्या करती है, विरोध, यानी उसको विरोध करेगी, यानी बाधा आएगा, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है, ये याद रखना है। और इसकी डायमेंशन पूछा जाता है बार बार कि इसका डायमेंशन क्या होता है, ml के पावर 2 t के पावर -3 और a के पावर -2 होता है। 100% राइट है, तो ये आपको ऐसे लिखना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो जब विद्युत धारा में, अगर चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो चालक तार में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, जो उसको आगे जाने से रोकती हैं, बाधा उत्पन्न करता है, उसे ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया, आ तो गया होगा। यहाँ आप देखिए, ये हम बताना भूल गए, ये डायमेंशन होंगे। यदि किसी चालक तार पर यहाँ देखिए भी विभवांतर से चलने वाला, यहाँ देखिए चालक तार में क्या आई प्रवाहित हो रहा है, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आर प्रतिरोध कितने के बराबर होता है, तो भी वेग से क्या चल रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, इसी की दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए भी वेग से, यहाँ देखिए विभवांतर से चलने वाले प्रवाहित में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। तो फटाफट करते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि विद्युत चालकता क्या होता है, विद्युत चालकता, तो प्रतिरोध क्या व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते। कितना आसान क्वेश्चन है,
कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन प्यारे आपको याद हो जाना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसका ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोह होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, अथवा यहाँ पे देखिए इसे ऐसा ही पत्ती में मोह भी कहते हैं, ओम इनवर्स, विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, लेकिन इसको एसआई पद्धति में मोह के नाम से भी जाना जाता है। तथा यहाँ देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि एम इनवर्स एल के पावर -2 टी के पावर 3 और ए के पावर 2 होता है, ये होता है इसका विमीय सूत्र डायमेंशन। तो ये भी साथ में प्यारे आपको याद करते चलना है प्यारे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग तो मेरे शेर हैं, जलने वाले को जलाइए और प्यारे बच्चों अपने निखर के सामने आइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक पढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है। आप लोग जानते हैं कि कितना यहाँ देखिए कितना गजब का ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है कि प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो देख लीजिए प्रतिरोधकता, यहाँ देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, जिसे हम लोग रो से सूचित करते हैं, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के तारों के बीच विभवांतर यहाँ देखिए एक बिंदु क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका यहाँ देखिए घनत्व के अनुपाती होता है, जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से हम आपको समझा रहे हैं अपने भाषा में, यहाँ देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रतिरोधकता क्या होता है, तो देखिए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, मान लीजिए कोई चालक तार है, कोई भी चालक तार ले लीजिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के क्या होता है, अनुपात के चालक का हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसके अनुपात को, तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व को के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ देखिए अथवा इसी प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, यानी इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। ये भी साथ में आपको याद रखना है, थोड़ा सा फास्ट कराते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। चलिए प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये क्लास लेट होगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे, क्लास तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है ना, तो जिस हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं आपको याद करने में थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि प्रतिरोध का संयोजन क्या होगा, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के जोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन बोलते हैं, जिसमें से हम लोग किस प्रकार से एक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का पहला होता है श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा होता है समानांतर क्रम समायोजन। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन और समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे समझाते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के जोड़ने को ही हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की क्रिया को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिरोधों को समायोजन कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम। तो प्यारे बच्चों एक होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। उसमें अंतर क्या है, संधारित्र में प्यारे बच्चों प्लेट होते हैं, संधारित्रों में 2 प्लेट होते हैं और प्रतिरोध में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, ये होता है रेसिस्टेंस। तो यहाँ देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध में रेसिस्टेंस होता है और यहाँ देखिए संधारित्र का होता है। तो संधारित्रों में क्या होता है, प्लेट उसमें जोड़ा जाता है, प्लेट जोड़ा जाता है, 2 प्लेट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्लेट के 2 भाग होते हैं यानी ए बी पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए आपको वो जोड़ा जाता है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ना है। तो देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो इस श्रेणी क्रम समायोजन में पहले प्लेट के दूसरे सिरे को दूसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तथा दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे को तीसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अब आपको समझाने वाले हैं जो आपको 100% समझ में भी आएगा। यहाँ देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो जब पहले प्रतिरोध, ये 2 सिरा है, पहला ये सिरा दूसरा ये सिरा, इसका पहला ये सिरा दूसरा ये सिरा, तीसरा का पहला ये सिरा दूसरा ये सिरा, यानी पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के ये पहले सिरे से ज्वाइंट कर दिया जाता है, जबकि दूसरे प्रतिरोध के ये दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के ये पहले सिरे से ज्वाइंट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। समझ में आया।
हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध के दूसरे छोरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को यहाँ पे जोड़ देंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए फिर से समझा रहे, गड़बड़ा गए। देखिए श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, समझिएगा कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसी को बोलेंगे, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम प्यारे बच्चों, किसका, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। समझिएगा, एक बार बड़ा करके दिखा देते हैं कैसे होता है। ये क्या होता है, ये दो सिरा है इसका, ये क्या है, प्रतिरोध है आपका। समझिए प्रतिरोध ऐसे होता है, ये सिरा हो गया यानी इसका फर्स्ट सिरा, ये दूसरा सिरा, और ये एक प्रतिरोध हो गया ये, यानी आप देखिए इस सिरे को इससे जोड़ेंगे और प्यारे बच्चों अगला सिरा ये होगा, तीसरा का ये होगा, यानी इससे जोड़ेंगे। इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे आता है कि समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो देखिए समानांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु ए से, सभी प्रतिरोध जितना भी हजारों को प्रतिरोध होगा ना, उसके पहले सिरे को क्या करेंगे, उसके पहले सिरे को हम लोग एक से जोड़ देंगे, जिसका नाम हम लिख देते हैं ए, और दूसरे सिरे को क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे बी से जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए समानांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, ये पहला प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है, और ये क्या है, दूसरा प्रतिरोध है, ये क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। इसके प्यारे बच्चों हर सिरे को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए क्या है, पहला प्रतिरोध है हमारा, यहाँ पे समझिएगा, ये क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रतिरोध है, ये क्या है हमारा, तीसरा प्रतिरोध है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे, ये सब पहले होते हैं, पहले वाले ये सब क्या होते हैं, पहले सिरे होते हैं। तो पहले सिरे को हम लोग एक पॉइंट ए से जोड़ देते हैं, सबको क्या करेंगे, ए पॉइंट ए से जोड़ देंगे, और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, एक पॉइंट बी से जोड़ देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं प्रतिरोधों का, हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन। तो समझ में आ गया ना। तो प्यारे लाइक आए नहीं करते हैं, और उन लोगों के मुंह पे जबरदस्त चमाचा है जो बोलते हैं कि सर जी, सर नहीं, आप लोग तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो यूट्यूबर है जो हमसे जल रहे हैं प्यारे बच्चों, जलना का मतलब क्या, सक्सेस होना। हम तो बहुत खुश है कि हमसे जल रहे हैं, यानी हम सक्सेस हो रहे हैं, और आप सबकी कृपा है, आपको कोटि कोटि नमन कि आप सभी बच्चे हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम तो बहुत खुश हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले उससे हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यही है हमारा क्या, समानांतर क्रम समायोजन। और यहीं पे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये सब चीजें जो होती है ये याद कर लेना है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है सिर्फ शाम वाला वीडियो देखिए कि बच्चा सब क्यों जा रहा है आस्क बोर्ड पे। बाबू प्यार करेंगे आप लोग, आस्क बोर्ड भी आपसे उतना ही प्यार करेगा, तो क्यों नहीं आएंगे बच्चे। देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने धारा एवं वोल्टेज से संबंधित 2 नियम दिए हैं जिन्हें हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। जिसमें पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम और दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। जिसमें हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग बिंदु नियम भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं, जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। जबकि दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ से संबंधित पास नियम कहते हैं, यानी उसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग पहले नियम को सोल्व करते हैं, क्या होता है आखिर पहला नियम। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए किरचॉफों का प्रथम नियम, यानी ये क्वेश्चन 5-5 नंबर का है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ के, ये विद्युत परिपथ है, इसके किसी बिंदु पर जो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा ना, वो क्या होगा, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, जितना भी धारा आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और जितना भी धारा जाएगा, यानी ये धारा जा रहा है, उसका बीजगणितीय योग, ये धारा देखिए आ रहा है, और ये धारा भी क्या हो रहा है, आ रहा है, लेकिन ये धारा प्यारे बच्चों जा रहा है। यानी क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ओ बिंदु है, इस पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और यही आपका क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। किरचॉफ की प्रथम नियम के अनुसार प्यारे बच्चों क्या होता है कि माना कि विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है, आई प्यारे बच्चों I1 क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे I1 I2 यहाँ पे I तरफ बह रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है। लेकिन ये जो I4 आपको दिख रहा है ना, I4 ये जा रहा है, तो जाना का क्या, माइनस, यानी सबका योग जब जुड़िएगा ना तो ये 0 के बराबर होगा। और यही क्या होगा प्यारे, आपको याद कर लेना है कि प्यारे यही होगा हमारा क्या,
किरचॉफ का प्रथम नियम। तो जितने भी कमजोर स्टूडेंट है ना, सबको समझा देना चाहते हैं कि आस्क बोर्ड प्यारे बच्चे आपके लिए ना बहुत मेहनत करता है और आपको भी प्यारे बच्चे आपको ये काम करना है, पढ़ना है। जैसे फिर से देख लीजिए यहाँ पे एक बार हम फिर से समझाना चाहते हैं कि किरचॉफ के यहाँ पे किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ देखिए सभी धाराओं का ये धारा क्या है, I1 धारा आपका बह रहा है। यहाँ देखिए ये I1 धारा है, ये I1 धारा है। ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये क्या है I2 धारा मान लीजिए, ये क्या है I2 धारा है और ये क्या हो रहा है, इस पे आ रहा है। सभी धाराओं का बीजगणित ये भी क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है। समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश। ये जा रहा है इस धारा से, इस बिंदु से क्या हो रहा है, सभी धाराओं का, यानी आते जाते धारा का ये I4 आपको दिख रहा होगा, I4 है, ये क्या हो रहा है, जा रहा है। और ये हम देखिए I3 भी क्या हो रहा है, इसी की तरफ बिंदु की तरफ आ रहा है ना। तो ये हम देखिए सबका बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी यहाँ देखिए धारा बह रहा है I1, I2, I3, I4। लिखने का हम समझा रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि I1 और यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए एक विद्युत परिपथ है जिसमें यहाँ देखिए I1 धारा आ रहा है और यहाँ देखिए I2 धारा आ रहा है, ऐसे लिखना है। और I3 धारा आ रहा है और यहाँ देखिए I4 धारा क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, अभी मान लीजिएगा कि I4 भी जा रहा है, यानी इतना धाराएं बह रही हैं, आपस में आए या जाएं तो हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए I1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 आ रहा है और यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 भी हमारा क्या आ रहा है, फिर प्लस देंगे I3 भी हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे I3 भी आ रहा है। और प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, I4 जा रहा है, तो I4 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे I4 और ये बराबर होता है किसके, तो ये 0 के। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, I1 प्लस यहाँ देखिए I2 प्लस I3 प्यारे बच्चों ये क्या होता है, बराबर होता है किसके, I4 के। यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, जो कि आपको 110% समझ में आ गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट से ये निवेदन करेंगे हम कि आप लोग पैड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF नोट सबका मिलेगा इसका, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर पास के विभिन्नांतर भागों में प्रवाहित होने वाले धाराओं का संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास पे आरोपित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी 2 पास है, 3 भी पास हो सकता है प्यारे बच्चों, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत लेट हो चुका है, अब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव भी करना है। 41 मिनट तो प्यारे बच्चों आपको थ्योरी पढ़ाने में लग गया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ना प्यारे, ये सब होता है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, और ये चैप्टर भी लंबा है तो आपको तो छोड़ना नहीं है, आपको समझा दिए तो आप लोग तो गलती तो कीजिएगा नहीं मेरे प्यारे। एक बार बता दीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव शुरू करें, ऑब्जेक्टिव शुरू करें प्यारे बच्चों। ऐसी पढ़ाई ना नसीब वालों को मिलती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी पढ़ाई प्यारे बच्चों नसीब वालों को मिलती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। आपके लिए हम इतना ज़्यादा जब मेहनत कर रहे हैं ना, तो जब कोई इंसान फ्री में इतना मेहनत कर रहा है ना, आपको बोल रहा है पढ़ने के लिए, आपको पढ़ जरूर लेना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। जितना जल्दी हो सके फटाफट से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा, यहाँ देखिए पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम कौन सा होगा। बहुत सारे बच्चे मार देते नाइक्रोम मारो, नाइक्रोम मारो, नाइक्रोम मारो, नहीं मारो, मत मारिएगा, गलती होगा। संयोजक पदार्थ बनाने के लिए किसका, तांबा का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, तांबा, कॉपर। संयोजक तार किसका बनता है, कॉपर का बनता है, तो यहाँ पे गलती का गुंजाइश नहीं है। अगला यहाँ पे आ जाइए, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार का प्यारे बच्चों क्या होता है, गलनांक सबसे कम होना चाहिए, और गलनांक किसका कम होगा, तो लेड और टीन के मिश्र धातु से अगर फ्यूज तार बनता है उसका क्या होता है, गलनांक एकदम मेल्टिंग पॉइंट एकदम सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना। अगला आइए कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो क्या है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो क्या हो जाएगा, तो तापक्रम बढ़ाने, आप देखिए बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो ये अर्धचालक होगा। तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिलोड घट जाए अर्धचालक होगा, ध्यान रखिएगा, कुछ और मत मार के आइएगा। चलिए आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे आंसर लगाइए, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो कितना, तो यहाँ देखिए 1/3 ओम आपका प्राप्त किया जा सकता है। तो 1/3 ओम आपको राइट आंसर मार देना है, जो कि आपका सही होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर। अगर देखिए आदर्श ना लगा हो तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा, लेकिन आदर्श लगा दिया है तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कभी भी अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर लगा दिया अनंत, आदर्श आमीटर लगा दिया शून्य,
और सिर्फ आदर्श यहाँ पे ना रहे सिर्फ आमीटर का तो बहुत कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। तो जब आदर्श लगा दिए ना प्यारे बच्चों, तो आदर्श लगा दिया तो इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाएगा। अगर ये आदर्श को मान लीजिए मिटा दें, ये आदर्श ना हो, ओनली पूछे कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आपको मारना बहुत कम होता है, उस समय क्या होगा, बहुत कम होगा, शून्य नहीं होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आदर्श लगा दिया तो आपको मारना है। अगला आज ये कि यदि तापमान यहाँ देखिए 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान क्या होगा। फटाफट मेरे प्यारे आंसर लगाइए। और प्यारे आज आपको कमेंट बॉक्स में दिखा देना है कि आप प्यारे बच्चों हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको ये भी यहाँ पे क्या करना है, लिख के जाना है कि क्लास में आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, वो प्यार बच्चों लगभग समान रहेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि स्विच ऑन करने के बाद से एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का ताप क्या होगा। अगर स्विच ऑन करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का ताप क्या होता है, पहले प्यार बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। स्विच ऑन करिएगा ना तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होगा ना उसका टेम्परेचर एकदम अचानक से हाई हो जाएगा, तब क्या होगा, आस्ता आस्ता वो स्थिर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहले बढ़ जाता है, पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा तब जाके स्थिर होता है, घटता नहीं, स्थिर होता है। पहले बढ़ जाता है तब जाके वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो डी वाला ऑप्शन मारिएगा प्यारे, बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 kWh यहाँ पे बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, जो कि प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा किसका होता है, ये ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लगाइए कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग मारिएगा, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो प्यारे यहाँ पे इसको सही करते चलिए। अगला आज ये कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R, V²/R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V² अपॉन का मतलब बट्टा, और यहाँ पे देखिए क्या होता है, R। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज ये कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा, देखिए क्वेश्चन है कि जो एम्पियर घंटा होगा वो किसका मात्रक होगा, एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा प्यारे बच्चों किसका होगा, एक बार 12 का राइट आंसर लगा दीजिए तो सभी स्टूडेंट। रुकिए मत, इतना आसान क्वेश्चन को गलती कीजिएगा तो फिर गलत हो ना। देखिए ना आवेश ना ऊर्जा ना विभवांतर, ये किसका होता है, सॉरी ना शक्ति ना ऊर्जा ना विभवांतर, किसका, आवेश का एम्पियर घंटा होता है। कितना आवेश प्यारे बच्चों प्रवाहित हो रहा है, कितना एम्पियर का आवेश प्रवाहित हो रहा है। यहाँ देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का तो प्रथम नियम हम आवेश संरक्षण से समझाएं, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है, जिसे हम लोग पास नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम को पास नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से किसकी तुलना किया जाता है, तो प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग प्रतिरोध मापते हैं, विभवांतर नहीं। तो व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग किसको मापते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध को मापते हैं। कौन प्रतिरोध, तो वो निम्न और उच्च प्रतिरोध दोनों मापेंगे। किससे, तो व्हीटस्टोन सेतु से, व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगला आ जाए कि विद्युत वाहक का बल का विमीय सूत्र क्या होगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगी 15 का प्यारे बच्चों, फटाफट से एक बार आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो विद्युत वाहक बल की विमा क्या हो जाएगी, ml/2 T⁻³ और I इनवर्स होता है या A इनवर्स। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि ml/T यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml/2 T क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 होता है और A इनवर्स होता है। तो ये आपको याद रखना। अगला यहाँ पे आ जाए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाए। तो विद्युत हीटर में हम लोग किस तत्व का, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का तार क्या होता है, ध्यान रखना है कि जो नाइक्रोम का तार होगा ना प्यारे बच्चों जल्दी हीट कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से हीट करेगा, इसीलिए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। तो जो शोषित विद्युत ऊर्जा होती है ना, तो ये प्यारे बच्चों होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आज ये कि व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है। तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस मापते हैं, और कौन, लो रेसिस्टेंट और हाई रेसिस्टेंट दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, यानी क्या मापा जाता है, तो लो एंड हाई प्यारे बच्चों रेसिस्टेंस को मापा जाता है, यानी उच्च और निम्न प्रतिरोध को। तो ये भी साथ में आपको याद करना है। चलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, हम क्या बताएंगे, ये एक एनर्जी का मात्रक होता है, जो क्या होता है सबसे एनर्जी का बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा इकाई कौन हो जाएगा, ऊर्जा मापने का, तो ये किलोवाट घंटा होता है। बाकी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही हम लोग क्या मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं, लेकिन बड़ी इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध क्या होगी। अगर किसी धातु का ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा। धातु है, यदि किसी धातु का ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा। तो धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। धातु है, धातु का ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या पूछेगा कि जब किसी धातु का प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तो इसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणांक क्या होगा, वो अपवर्तित रहेगा। तो अपवर्तित में मारिएगा, कुछ मत सोचिए, आप लोग करते चलिए। अगला आज एक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताइए, वोल्ट। प्यारे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है किसी परिपथ में, तो किससे मापते हैं, एम्पियर में। तो एम्पियर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। और समझिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चों आज कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए। वादा कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्लास आपको समझ में आया है कि नहीं, और विद्युत धारा से जो भी क्वेश्चन आएगा पढ़ाया हुआ आप लोग लिख के आइएगा कि नहीं। और प्यारे बच्चों ये भी बता दीजिएगा कि कैसा क्लास है। आज हम बेसब्री से वेट करेंगे आपके कमेंट का, क्योंकि उससे हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज आपको पूरा कमेंट करके आना है। चलिए जब ये देखिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। विद्युत परिपथ को विभवांतर को किस में मापा जाता है, मेजर किस में किया जाता है, वोल्ट में किया जाता है। तो ये साथ में आपको याद कर लेना है और पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, आही बाप अब तो नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। जो विद्युत धारा के जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, कुछ अड़चनें आती है। जो अड़चन लाता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों ओम के नाम से जानते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। जब कोई आगे बढ़ता है, जैसे प्यारे बच्चों आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप हमारे पास इतना विश्वास जताते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे को क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। कीड़ी नहीं बोलते, कीड़ी काट रहा है, उसको कीड़ी काट रहा है। तो कीड़ी काट रहा है वो क्या है, वो क्या है, प्रतिरोध है। उसको ओम चला के मारा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्यारे लाल प्रतिरोध का विमीय सूत्र का एक बार आंसर बता दीजिए। प्रतिरोध का विमीय सूत्र तो देखिए ml के पावर 2 t के पावर -3 और a की पावर -2 क्या होता है, कौन से ऑप्शन में, t के पावर -3 एक में दिख रहा है तो मार दीजिए ए वाला, मारिए ना बाबू, आंसर सही होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हम अभी बताएं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अभी ना हम आपको समझाए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका ओम मीटर होता है, अभी समझाए हैं। तो ओम मीटर राइट आंसर करके आइएगा। अगला आ जाइए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र अभी ना समझाए हैं आपको, तो बता दीजिए 27 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का तो क्या हो जाएगा, ml के पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर -2 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप भी इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाएगा। तो प्यारे बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो विभव मापी से मापा जाता है। जबकि हम आपसे पूछे थे उस टाइम कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, EMF, तो आपने बताया था विभव मापी से। चलिए अगला यहाँ पे आ जाएगी चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए किसका प्रयोग। तो चालकों के जाल से धारा प्रवाह की समझने के लिए दो नियम हैं प्यारे बच्चों, कौन, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किरचॉफ का नियम हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग। हम आपको अभी समझाएंगे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसको हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं, जो क्या होता है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराएं आए या जाएं, उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, हमारा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप प्यारे इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 31 नंबर की, किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। धातु का तार है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अगर धातु के तार को गर्म करेंगे, धातु के तार को गर्म करेंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फनफना के बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको मार देना है बी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करते हैं, यानी किरचॉफ का जो पॉइंट रूल है, पॉइंट रूल प्यारे बच्चों कौन सा है, पॉइंट रूल किसे कहते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे होगा, क्योंकि प्रथम नियम को कहते हैं। पॉइंट रूल हम लोग प्रथम नियम को कहते हैं। तो बी वाला मारिए ना बाबू, बी वाला आपका सही होगा, मारिएगा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल दे। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध।
चलिए क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला आ जाएगी किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या हो जाएगा, विद्युत विभव में अंतर हो जाएगा, विद्युत विभव में अंतर हो जाएगा। और आपको प्यारे बच्चे इतने सारे स्टूडेंट है ना लाइव, सबसे हम आज प्यारे बच्चों कुछ नहीं मांग रहे, आज आपसे हम कमेंट मांग रहे हैं। कमेंट में आपको इतना लिखना है प्यारे बच्चों कि जलने वाले और जलें। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, ऊर्जा को, एनर्जी को मार दीजिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश का प्रवाह क्या होता है, तो प्यारे बच्चों निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ऋण आवेश है ना, तो ऋण आवेश का प्रवाह क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चलिए क्या हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये आप लोग टिक कीजिएगा, एग्जाम में आएगा। तो अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, जिनका तैयारी नहीं हुआ ना, ये जो 45 दिन का मास्टर कोर्स है, 45 दिन का, ये कर लीजिएगा ना, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, तो सीबेक धारा कहते हैं। जिसमें से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे कितना केमिस्ट्री का चैप्टर 3 को खत्म कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। आज फिजिक्स का 3 को चैप्टर खत्म कर दिए, जिसमें से 6 दिन आपका निकल गया। तो यह बाबू आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि किसी चालक के संवहन वेग VD और आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, तो इसके बीच का संबंध क्या होगा। तो ये क्या होता है, संवहन वेग VD यानी ये समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के, यानी हम लोग संवहन वेग को VD से समानुपाती कर मतलब डिनोट कर रहे हैं, ये क्या आरोपित विद्युत क्षेत्र E को, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। तो ये आपको याद रखना है कि VD समानुपाती हमारा E हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए कि आप देखिए भंवर धाराओं की दिशा क्या होती है। तो भंवर धाराओं की दिशा किससे प्राप्त होती है, तो लेंज के नियम से होती है। भंवर धाराओं की दिशा किससे व्यक्त किया जाता है, लेंज के नियम से। तो लेंज के नियम पे आपको टिक करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्युत बल में धारा को 3% बढ़ा दिया जाता है तो समान प्रतिरोध उसकी शक्ति बढ़ेगी। 3% धारा बढ़ाइएगा, 6% से शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि शक्ति क्या होती है, डबल होती है। ये आपको पता है तो आप लोग मार दीजिएगा। अगला आ जाइए कि हमारे पास 3 गो बल्ब है, जो एक 40 वाट का, 60 वाट का, एक 100 वाट का। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे किनका प्रतिरोध होगा जो कम होगा। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, तो जो 100 वाट का बोल होगा। जितना ज्यादा वाट का बोल प्रतिरोध उतना कम, जितना ज्यादा वाट का बोल प्रतिरोध उतना कम। तो 100 वाट का सबसे ज्यादा है तो प्रतिरोध इसी का कम होगा। चलिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान कितना होता है, पीले रंग का मान बता दीजिए। पीला रंग प्यारे बच्चों कितना होता है, कार्बन प्रतिरोध में 4 होता है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि मोबालिटी का मात्रक क्या होता है। मोबालिटी का मात्रक होता है एम्पियर इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, मीटर, सॉरी एम्पियर इंटू मीटर बाटा में क्या होता है, न्यूटन होता है। यही हमारा क्या होता है, मोबिलिटी का मात्रक। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, मार दीजिए, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाइए कि 2 सेल जिनकी प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल E1 A2 है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है R1 R2 है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। किसमें, श्रेणी क्रम में। तब पूछा जा रहा है कि तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 R1 हो जाएगा। क्या होगा, E1 R1 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। E1 R1 प्लस E2 R2 है, ये गलत हो जाएगा। E1 R1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 R1। E2 यहाँ पे R1 होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी वाला ऑप्शन, तो मार दीजिए बी वाला पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो जो उत्पन्न उष्मा होगी, तो विद्युत परपथ का प्रतिरोध आधा, तो विद्युत उष्मा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 गुना हो जाएगी। आधी पे मत मारिएगा, दिल टूट जाएगा मेरा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्टेज जब इसे लघुपतित कर दिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो 0 पे आपको टिक करना है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए विभव मापी की तार की लंबाई को बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु किस पे प्राप्त होगा। तो विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ाएगा, संतुलन बिंदु अधिक लंबाई वाले पे प्राप्त होगा। संतुलन बिंदु किस पे, अधिक लंबाई वाले पे प्राप्त होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा का कार्यफलन कितना होता है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए या सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए, ये बिल्कुल बात बराबर है, ये आपको याद कर लेना। अगला यहाँ पे आ जाइए 49 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान, लाल का मान कितना होता है प्यारे, 49 का राइट आंसर बताइएगा। लाल रंग का मान कितना होता है, तो लाल का मान होता है हमारा 2, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान। और यहाँ देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW है। प्यारे बच्चों सबको HW का आंसर देना है, अभी आपको बताएंगे कि HW का आंसर, और आपको यहाँ पे जो टेस्ट आज से दीजिएगा ना उसका प्यारे बच्चों आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग चैनल को
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग मुझे मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि मैं अकेले हूँ, आपकी तरह हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा उम्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे पीछे नीचे दबाया जा रहा है, लेकिन आप लोग साथ रहेंगे तो हम कभी भी ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको तो एक प्रॉमिस आज करके जाना है कि आप प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिएगा, इतना प्यारे बच्चों आपको बता देना है क्लास कैसा लगा, और क्लास प्यारे बच्चों आपको समझ में आता है कि नहीं, सब आपको आज कमेंट बॉक्स में भर देना है। आज से आप यही गुजारिश है कि आप यही काम कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम आपको बता देंगे कि इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और नंबर पे कॉल करके ना प्यारे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नंबर पे कॉल करके आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है उतना रुपये में, आप कोर्स जरूर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है आस्क बोर्ड, ASKBOARD, आस्क बोर्ड सर्च कीजिएगा। आपके सामने प्यारे बच्चों ऐसा आस्क बोर्ड खुलेगा, आपको इसी पे टिक करना है। जैसे ही टिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, यहीं पे प्यारे बच्चों आपका हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऐड आएगा, इस पे प्यारे बच्चों क्लिक करके 2 मिनट रुकना है, तभी रिजल्ट बन पाएगा। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, 2 मिनट से कम नहीं रुकना है। और यहाँ पे आइएगा नीचे, जैसे ही नीचे आइएगा सेम प्रोसेस है जैसे डेली बताते हैं। नाम पूछेगा, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दाब दीजिएगा, नाम पूछेगा, नाम डालिए। नाम जैसे ही डालिएगा, हम आस्क बोर्ड लिख के सर्च कर देते हैं, सर्च करेंगे आपका नाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो आप लोग टेस्ट प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा। ऐसे ही आइए, टेस्ट दीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ वाले सेक्शन में आइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में 11 वाला बजा रिवीजन क्लास में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए बाबू। टेक केयर एंड बाय।